अगर आपको SC ST कम्युनिटी में वंचित वर्ग को ऊपर उठाने का अवसर देना ही है तो जिस तरह से EWS को आपने 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दिया है उस तरह से आप उस वंचित वर्ग को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दीजिए। इसमें सब कैटेगराइज करने की जरूरत तो पड़ेगी। फैसला मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस ने नहीं लिखा है बल्कि ये RSS ने लिखा है। और RSS सुप्रीम कोर्ट में एक उदाहरण दिया था गवई साहब ने, उन्होंने उदाहरण दिया, वो बहुत आयरनी है वो उदाहरण अपने आप में। उन्होंने कहा कि ऐसे समझिए कि कुछ लोग ट्रेन के जनरल डब्बे में चढ़ चुके हैं और वो बाकी लोगों को जनरल डब्बे में चढ़ने नहीं दे रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं आप जनरल वाले जो जनरल वॉगिन चढ़ जाएगा उसको चढ़ने दीजिए, जो बाहर है उसको AC में शिफ्ट कर दीजिए। कोई आंदोलन होता है तो हम किसी की जाति नहीं देखते, कौन जाटव है, कौन अहीर है, कौन सी जाति से है, हम नहीं देखते। हम एक ही कम्युनिटी से हैं, हम सब लोग मिलकर, हाँ हम अम्बेडकरवादी हैं तो हम एक साथ मिल कर के आ जाते हैं। वो ये चाहते हैं इनमें फूट डल जाए। हम लोग तक आपने हमारे हकमारी को रोका ही नहीं, जो डकैती हमारे अधिकार है उसको आपने रोका नहीं, तो आपकी मनसा पे हमें शक है। हमें अपने भाइयों को अगर अधिकार मिलता है उसका कोई विरोध हम लोग नहीं करते। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 21 अगस्त है आज और भारत बंद कॉल किया गया था, जो आरक्षण में वर्गीकरण को लेके एक टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट के, उसको खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। और हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या है इसके मायने समाज के लोगों के लिए, समाज के अलग अलग वर्ग के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, हम खुद उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी भी आ गए हैं। सर, आप तो कानून के छात्र हैं, खुद एडवोकेट हैं, सरकार में भी रहे हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? अच्छा, एक्चुअली मैं इस फैसले को असंवैधानिक मानता हूँ। और ये बेसिकली फैसला मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस ने नहीं लिखा है बल्कि ये RSS ने लिखा है। और RSS तमाम दलित, पिछड़े, आदिवासी जो एकजुट हुए हैं और साथ में माइनॉरिटी भी साथ लगा है, उससे कहीं ना कहीं जो बीजेपी 400 पार का सपना देख रही थी और वो सपना उनका टूट गया, तो कहीं ना कहीं वो उससे घबरा गए और इन जातियों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। इसलिए ये सब क्लासिफिकेशन की बात जजमेंट के माध्यम से सामने आई है। ये जो पूरा मसला है, यह जो ओवर रिप्रेजेंटेशन का जिस तरह से सवाल उठाया है, और इसमें 3 जातियों को मुख्य रूप से चमार को रखा है, बिहार में दुसाद को रखा है, राजस्थान में मीणा को रखा है, इस पूरे संदर्भ में सोचने और बात करने से पहले मेरे ध्यान में आया कि अभी जो DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनके पिताजी भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। इसका जो बेटा है वो अभिनव चंद्रचूड़, वो बम्बई हाई कोर्ट में वकील है, आने वाले समय में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। मैं ये सोचता हूँ ये सब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं या होने वाले हैं, इन्होंने जज बनने की कौन सी परीक्षा पास की? नहीं की। तो एक परिवार का और उसमें एक जाति का ओवर रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ये मसला है। इस देश में ब्राह्मणों की आबादी है 3% और जज लगभग वो 100% है। तो ये जो ब्राह्मणों का ओवर रिप्रेजेंटेशन है उसके बारे में भी मैं सोच रहा हूँ। इस देश में जितने भी वाइस चांसलर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, मुझे लगता है 95% से ज़्यादा जो है ब्राह्मण ही है, हो सकता है 100 भी हो गए होंगे। ये जो ओवर रिप्रेजेंटेशन है ब्राह्मणों का सत्ता और संसाधन में हर जगह, इस ओवर रिप्रेजेंटेशन पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ध्यान क्यों नहीं गया? खुद उनके प्रांगण में 3% जो है ब्राह्मण जाति के लोग 100% जज बने हुए हैं, उस पर इनका ध्यान क्यों नहीं गया? आपको ओवर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है कि दलितों में से कुछ जातियों का ओवर रिप्रेजेंटेशन हो गया है, जैसे बिहार में दुसाद का, यूपी में चमार का, जैसा मैंने कहा। आप ये बताइए देश में कितने चमारों ने आरक्षण के बाद 100-200 एकड़ जमीन खरीद लिया? सर, आप इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राजीव चंदेल है। और मैं एक संगठन को भी हम सामूहिक रूप से चला रहे हैं अपने क्षेत्र लोकपुरी के अंदर, मूल निवासी अखंडता अम्बेडकर संघ। ओके, आप किस समाज को बिलोंग करते हैं? मैं वाल्मीकि समाज से बिलोंग करता हूँ। और ये जो अभी एक स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, आप इसको किस तरीके से? सर, इसको मैं मतलब पूरी तरह से एक षड्यंत्र के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि ये व्यक्तिगत आज़ादी का हुआ है, मेरी अपनी निजी सोच है। उसका हमने अभी लोकसभा चुनाव में देखा है कि जो एक 400 पार की बात हो रही थी, उन्हें नीचे समेट दिया। तो ये एक बहुत बड़ा समूह जो था, एक भारत का मूल निवासी आह्वान को जो हम देख रहे थे, SC ST OBC,
उन लोगों के लिए एक थोड़ा सा ये मतलब दुख का विषय है कि आपसी जो एक मनमुटाव का जो माहौल देखने को मिल रहा है, ये होना तो नहीं चाहिए। वैसे मैं क्यों किया गया ये टिप्पणी, क्यों है, इसके पीछे क्या देख रहे हैं? नहीं, इसका मुझे तो ये पॉलिटिकली वो लग रहा है पूरा स्टैंड, क्योंकि एकदम सडनली चुनाव के बाद, लोकसभा के बाद ये एकदम समीक्षा हो रही है, इस पे टिप्पणी आ रही है, तो मैं भी आप इसके पक्ष में नहीं है वर्गीकरण? मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ओके, हाँ, आपका क्या नाम है? प्रमोद पासवान। अच्छा, आप पासवान समाज से हैं। प्रमोद जी, आप क्या सोच रहे हैं? ये समाज में बांटने का सबसे बड़ा काम है। अभी हमारे देश में छुआछूत खत्म हुआ नहीं हुआ ना, तो ये मनुवादी लोग, आरएसएस के लोग जो जुडिशरी में बैठे हुए हैं, उनकी उपजी हुई सोच है कि इनको जाति में बांट दो, जो एक दो जात को ऊपर पहुंच गया और नीचे वाले को ऐसे लड़ा दो ताकि हम इसमें राजफूट डालो, राज करो। आदिवासी समाज में कहीं ना कहीं निशाने पर मीणा समाज है। हमारे साथ है जितेंद्र मीणा जी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। जितेंद्र जी, आपके हाथ में बिरसा मुंडा जी की तस्वीर भी है और आप यहाँ खड़े हैं, जो वर्गीकरण का फैसला आया है उसके खिलाफ आंदोलन है, उसके लिए आए हैं। आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? सब कोई अपने अपने तरीके से मान रहा है और जो ट्राइबल कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, उसके बीच में किस तरीके की हलचल है, क्या लोग सोच रहे हैं? एक सुप्रीम कोर्ट में एक उदाहरण दिया था गवई साहब ने, उन्होंने उदाहरण दिया, वो बहुत आयरनी है वो उदाहरण अपने आप में। उन्होंने कहा कि ऐसे समझिए कि कुछ लोग ट्रेन के जनरल डब्बे में चढ़ चुके हैं और वो बाकी लोगों को जनरल डब्बे में चढ़ने नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी नौकरी जनरल का वही डब्बा है, पूरी ट्रेन जिसमें एसी भी है, जिसमें स्लीपर भी है, उसमें फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास, आपने वो पूरा छोड़ दिया। आप क्यों सिर्फ जनरल में ही एसटी एससी को लेना चाह रहे हैं? वो जो एसी क्लास है, जो सेकंड स्लीपर है, उसमें कौन जाएगा? क्या उसमें सिर्फ अपर कास्ट जाएगा? क्या एसटी एससी के लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए? तो मतलब जो जनरल में चढ़ गए हैं उनको शिफ्ट करिए, उधर जगह खाली करिए, फिर लेके। अरे हम ये कह रहे हैं, आप जनरल वाले जो जनरल वॉगिन चढ़ जाए उसको चढ़ने दीजिए, जो बाहर है उसको एसी में शिफ्ट कर दीजिए। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि जो पहले से उसको ही शिफ्ट कीजिए, जो बाहर है उसी को आप शिफ्ट कर दीजिए। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें तो निशाने पे कौन कौन सी जातियां हैं और कौन कौन सी जातियां हैं सब कास्ट जो सचमुच में भी पीछे हैं और उनको किस तरीके से सामने लेके आया जाए? देखिए, सारी जातियां जो निशाने पर है, हम जब राजस्थान में कह रहे हैं कि मीणा निशाने पर है, मध्य प्रदेश में भील निशाने पर है, गौंड निशाने पर है, मुंडा निशाने पर है, संथाल, ओरांव, उधर बोडो से लेकर के कुकी तक, मणिपुर का कुकी वो भी निशाने पर है, नागा वो भी निशाने पर है। ऐसा कोई कम्युनिटी ही निशाने, पूरा तबका। क्योंकि आदिवासियों के केस में एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि आदिवासी कम्युनिटी बहुत ही एक एरिया स्पेसिफिक्स होती है कि मीणा है तो पूर्वी राजस्थान में होगा, भील है तो वो भील प्रदेश के इलाके में, गौंड है तो उनका गोंडवाना लैंड होगा, मुंडाओं का अपना एक इलाका, तो हर एरिया स्पेसिफिक है। एक कबीले वाला जो एक एग्जैक्टली, वो ऐसा नहीं है कि वो पूरे देश में बिखरा हुआ, वैसा नहीं है। वो एक ही जगह आज भी सेंटर्ड है, उनके अपने घेटोज हैं, तो वो हर वो घेटों में वो उसमें आ रहा है। टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, वो सचमुच में पीछे छूटे हुए लोगों को अधिकार दिलाने की कोशिश है या फिर साजिश है? आप क्या सोचते हैं? मैं इसको साजिश मानता हूं। अगर अधिकार दिलाने की बात हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1.5 साल पहले हमने तमाम राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया था, पूरे देश में धरना करके प्राइम मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया था, मुख्यमंत्री को दिया था कि जो जातियां हाशिए पे है, आपके फॉर्मूलों की वजह से, आपके सिस्टम की वजह से, क्योंकि आपने आरक्षण अभी तक पूरा नहीं किया। भाई 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को है, 4 या 5% मिला है, 27% आरक्षण ओबीसी को है, 6 या 7% पूरा हुआ है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, और 7% करीब आरक्षण 4.5% आदिवासियों को, उसमें से 3 या 4% पूरा हुआ। आज तक आपने हमारे हकमारी को रोका ही नहीं, जो डकैती हमारे अधिकार है उसको आपने रोका नहीं। तो आपकी मनसा पे हमें शक है। हमें अपने भाइयों को अगर अधिकार मिलता उसका कोई विरोध हम लोग नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि हमारे भाइयों को अधिकार मिले और हमारी जो एकता है वो बनी रहे, लेकिन हम उनको सरकार की कठपुतली नहीं बनने देना चाहते। मैं अगर कोई टिप्पणी करता है कम पढ़े लिखे, काम नहीं करते, नौकरी करते, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज है, हमें उसका हाथ पकड़ के ऊपर उठाना है, हमें उनकी हिस्सेदारी का ध्यान रखना है, लेकिन हम अपने लोगों में बंटवारा नहीं होने देंगे। इस बात की को भी सुनिश्चित करना, संकल्पित करना हमारी जिम्मेदारी है। मेरा नाम सोनू है। आप कहाँ से हैं सोनू? मैं गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गौतम बुद्ध नगर धनकौर से हूँ मैं। ठीक है, आप किस समाज से ताल्लुक है? मैं चमार हूँ जी। ये बड़ा अजीब मौका आ गया है, यही शायद
इसके पीछे की बड़ी वजह भी है कि लोग पूछे कि आप किस जाति से बात करते हैं। कल तक अम्बेडकराइट की बात होती थी, आप अम्बेडकराइट हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ जब वर्गीकरण की बात हुई है तो सबसे विचार पूछने के पहले यह पूछना पड़ रहा है कि आप किस समाज को ताल्लुक़ करते हैं, ताकि उस समाज की बात आए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक जो बारीक सी साजिश है वो कहीं ना कहीं यही है जिसको समझने की ज़रूरत है। जी सोनू बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वर्डिक्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये स्टेटमेंट है, हाँ जो भी है चलो, कि उसमें सब कैटेगरीज कर दिया कि जो SC/ST कम्युनिटी में वंचित लोग हैं उनको ऊपर आने का अवसर मिले। आपने EWS 10% रिजर्वेशन दिया जनरल कैटेगरी को, उसकी लिमिटेशन है 8 लाख रुपए पर एनम। उस हिसाब से देखा जाता है कि एक फैमिली जिसको 8 लाख की इनकम का दिया गया, 70,000 रुपये महीने का इनकम मंथली बैठता है उसका। अब 70,000 रुपये महीने कमाने वाले परिवार को गरीब आंकते हैं। SC/ST कम्युनिटी में 10,000 15,000 रुपये मैक्सिमम महीने की इनकम है, जो खर्चा भी नहीं निकल पाता उनका सही से। ब्याज लेते हैं साहूकारों से, जमींदारों से, उनके लिए मतलब आजीवन उनके लिए मजदूरी करते रहते हैं। अगर आपको SC/ST कम्युनिटी में वंचित वर्ग को ऊपर उठाने का अवसर देना ही है, तो जिस तरह से EWS को आपने 10% रिजर्वेशन एक्स्ट्रा दिया है, उस तरह से आप उस वंचित वर्ग को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दे दीजिए। इसमें सब कैटेगरीज करने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। 14% रिजर्वेशन SC को मिलता है, 7% रिजर्वेशन ST को मिलता है, 10% रिजर्वेशन उस कम्युनिटी को मिलता है जिसके 90% जो भारत के संस्थान हैं, बड़े बड़े संस्थान में 90% लोग उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। आप उनको गरीब आंक लेते हैं आर्थिक आधार पर। आज भी इस सोसाइटी को जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है। आज भी इस सोसाइटी को जातिगत आपका ये कहना है कि अलग से देना चाहिए जैसे EWS को दिया। हाँ, बिल्कुल उस तरह की देना व्यवस्था। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू। और कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे जिनसे हम बात करें। आप लोग इस प्रोटेस्ट में आए हैं, कहाँ से आए यहाँ? कहाँ से आए यहाँ? मैं श्रीनिवासपुरी से आई हूँ। ओके, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके पीछे? कई लोग बोल रहे हैं कि साजिश है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, अलग अलग तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? मेरे अपना नाम क्या बताइए? हाँ, मेरा नाम सुधा है। मेरे हिसाब से तो मैं इसका खंडन करती हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसका मैं खंडन करती हूँ। क्योंकि अब तो हम लोग आए हैं ना, अभी से आप क्रीमी लेयर और फूड डालो शासन करो वाली नीति अपना करके हम लोगों में आपस में ही अगर अभी कोई आंदोलन होता है तो हम किसी की जाति नहीं देखते, कौन जाटव है, कौन अहीर है, कौन सी जाति से है, हम नहीं देखते। हम एक ही कम्युनिटी से हैं, हम सब लोग मिलकर, हाँ हम अम्बेडकरवादी हैं, तो हम एक साथ मिलकर के आ जाते हैं। वो ये चाहते हैं इनमें फूड डल जाए, हम लोग एक जाति को क्रीमी लेयर में डाल दिया जाए। एक जाति क्रीमी लेयर में आ जाएगी, दूसरी जाति पढ़ी नहीं, आएगी नहीं, वो फाइट नहीं कर पाएगी नौकरी के लिए फाइट नहीं करेगी, हमें निकाल दिया और दूसरी जाति आ नहीं पाई तो मलाई कौन खाएगा? मलाई तो वही खाएंगे ना। साजिश है आपको लगता है? मेरे हिसाब से तो साजिश ही है। हाँ, और लोग हैं यहाँ पे। मैंने सेंट्रल फोर्सेस को कानून पढ़ाया है, एक कॉलेज में कानून पढ़ाया है और पुलिस में DSP के पद से रिटायर हुआ हूँ। मुझे मेरे कानूनी ज्ञान के हिसाब से, एक छात्र होने के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट का जो होमोजीनियसनेस का फैक्टर है वो समझ में नहीं आया, वो गलत है, वो आधारहीन है। इस फैसले के पीछे मनुवादी मानसिकता है, डिवाइड एंड रूल। 6,743 जातियों में जैसे पूर्व में बटा था वैसे ही बटा रहे, और जो कमज़ोर होता है या संख्या में कम होता है उसकी आवाज़ में दम नहीं होता। हाँ, ये 20% 22% जो शेड्यूल कास्ट का चंक बना है और एक वर्ग तैयार हुआ है, इस वर्ग को तोड़ने फाड़ने के लिए, इसको कमज़ोर बनाने के लिए, इसकी वॉइस को कम करने के लिए ये मिस्चीवियस फैसला है। मेरे को पहचान तो नहीं रहा, मैं डॉक्टर श्याम सिंह, अच्छा, रिटायर्ड CM। जी। और बताइए क्या हाल है? मैं बढ़िया। हाँ, पूछिए क्या? नहीं, ये आप लोगों ने समाज को बढ़ते हुए देखा है। समाज जब बन रहा था, रिजर्वेशन मिला, मुझे लगता है आप लोग पहली दूसरी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ लिया। आप होंगे, आपके साथ और भी अलग अलग समाजों के लोग होंगे। तो किस तरीके से ये समाज बना और ये समाज आज जहाँ खड़ा हो गया है वर्गीकरण के फैसले के बाद, आपको क्या लगता है? मैं डॉक्टर हूँ और 74 में मैं सेलेक्ट हुआ था। उस समय यूपी में 18%, वो यूपी में हमारा 10% रिजर्वेशन था MBBS में सेलेक्ट होने के लिए।
ये 74 की बात है। फिर 75 में वो बढ़ा करके 17.5-18% कर दिया गया। उसके लिए बड़ा हौला मचा कि ये एफिशिएंसी प्रभावित होगी, ये लोग कैसे पढ़ेंगे, ये आधे कचरे चले आते हैं, ये बड़ा हल्ला मचा। प्रिंसिपल तक ने ये लिख के दिया कि साहब इनको कैसे पढ़ा है, ये तो आधे अधूरे, आधे कच्चे या कम एफिशिएंसी वाले लोग हैं। उस समय कांग्रेस सरकार थी, बहुगुणा साहब हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हर प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट आदेश दिया कि वैसे तो ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये लड़के नहीं पढ़ पाएंगे या कमज़ोर आए गए हैं तो इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट शुरू करिए, प्रीफरेंस ट्रीटमेंट शुरू करिए, इनकी अलग से ट्यूशन पढ़ाइए, अलग से कोचिंग पढ़ाइए, अलग से टाइम दीजिए, सरकार आपको पूरी मदद करेगी। बहुगुणा ने ये कहा। दूसरा, उस ज़माने में स्कॉलरशिप मिलता था, किताबों के लिए बुक्स एड मिलती थी, ट्यूशन फी वो माफ़ थी और ऊपर से बाकी और सुविधाएं सारी थी। तो एक सरकार ने बढ़ावा दिया तो हम लोग यहाँ तक आ पाए। उसको भी तो साथ लेके चलना है उस समाज को साथ लेकर चलने के लिए उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट जो बहुगुणा साहब ने पूरे दलितों को दिया था, आज वो स्पेशल ट्रीटमेंट उन लोगों को दे कि उनके लिए हर मोहल्ले में अच्छे स्कूल खोले, स्कूल में शिक्षा फ्री कराए, उनके लिए ट्यूशन लगाए, उनके लिए जिला लेवल पे एक नवोदय विद्यालय जैसा इंग्लिश बढ़िया स्कूल खोले, उनका माँ बाप को पारंपरिक पैसा छोड़ना तो उनकी आर्थिक मदद की जाए, किसानों को आर्थिक मदद की जाती है, पुश करे कि आप आओ, उनको मोटिवेट करे, उनको यहाँ तक कि मैंडेटरी करे, उनको बार बार ये कहे कि बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, नहीं तो जो सरकारी मिलने वाली जैसे राशन की सुविधा या और सुविधा आपको ये नहीं मिलेगी, तो उनको इस हालत में लाया जाए। अभी सरकार की ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो उन जो समाज के जो शेड्यूल कास्ट के लोग या अनुसूचित जाति के लोग आगे बढ़ गए वो भी उनकी मदद करे और सरकार भी दिल से मदद करे कि कम से वो ना उस इस स्तर तक शिक्षा लेकर आए ताकि वो कंपटीशन तो पास करे, कंपटीशन में बैठ तो सके। और सबसे बड़ी काम है कि जब तक वो अपना पारंपरिक पेशा नहीं छोड़ेंगे, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, समाज में जोश नहीं आएगा, समाज में उत्साह नहीं बढ़ेगा, तो बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं। पारंपरिक पेशा छोड़े और सरकार उनकी हर लेवल पे, हर स्तर पे आर्थिक मदद करे, जो किसी जमाने में बहुगुणा जी ने हमारे लिए की थी, हमारे लिए क्या सभी के लिए की थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे कल्याण सिंह जी जो डीएसपी के पद से रिटायर हुए हैं, और श्याम सिंह जी, डॉक्टर श्याम सिंह जी जो सीएमओ के पद से रिटायर हुए हैं। उन्होंने एक पूरे समाज को बढ़ते हुए और बनते हुए देखा है, और जो वजह क्या है जिसकी वजह से कुछ जातियाँ पीछे रह गई हैं उसके बारे में इन्होंने बात की, जिसके बारे में निश्चित तौर पर सबको मिलकर सोचना होगा। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ दिल्ली की जंतर मंतर से मैं अशोक दास, दिल्ली दस्तक।